स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जीडी से संबंधित तैयारी भी चल रही है और उस संदर्भ में लगातार हम आपको प्रैक्टिस सेट से, टेस्ट सीरीज से अवगत कराते हुए चल रहे हैं। इसके पूर्व भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर टेस्ट सीरीज प्रोड्यूस करी थी और आज इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपके आकलन का, आपके मूल्यांकन का सबसे बड़ा जो सेट होता है वह होता है टेस्ट सीरीज। और आइए आप इसमें अपने आप को मूल्यांकित कीजिए। देखिए यह टेस्ट सीरीज, इसमें हम स्टार्ट करते हैं और इसकी फॉर्मेलिटी फुलफिल करते हैं। और इस फॉर्मेलिटी को फुलफिल करने के बाद जैसे ही हम टेस्ट क्विज का बटन दबाएंगे, यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रश्नों का सामना हम करेंगे, विद इन टाइम जवाब देंगे। एक एनवायरनमेंट डेवलप होती है एग्जाम टाइप, और उस तरह की प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए, विद इन टाइम जवाब देने चाहिए। इसमें सारे यूनिट्स को कवर किया गया है। देखिए पहले प्रश्न को, जो कि करंट इवेंट्स से है। करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री विथ नेशनल मूवमेंट, सारे आपके सिलेबस के हिस्से हैं और सारे उस यूनिट्स को कवर किया गया है। हमारे द्वारा जो प्रिपरेशन कराई जा रही है उसमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। 30 मिनट में इस 30 सवाल का जवाब आपको देना है। WHO ने कुछ अफ्रीकी देशों में किए गए पायलट टेस्ट के आधार पर किस रोग के लिए प्रथम वैक्सीन RTS-AS1 को मंजूरी दिया है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको दूर करने के लिए प्रयासरत बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, बहुत सारे कंट्री में यह दूर हो भी चुकी है। लेकिन अभी यह जो फर्स्ट वैक्सीन क्रिएट की गई है, RTS, जो अभी आप देख रहे हैं, RTS-AS1, द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन शोन टू प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया इन यंग चिल्ड्रेन। और इसका जो प्रैक्टिस हुआ, इसको जो पायलट टेस्ट हुआ है वह ख़ास तौर पर सहारन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक घाना, केन्या और मलावी में हुआ है। तो आप मलेरिया के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो हम बता दें आपको, इसमें अगस्त में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वह एक्चुअली 342A टू state that the power of the president to specify the socially and educationally backward classes in the central list for the purposes। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। 105वां संविधान संशोधन था, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी, आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी होना चाहिए कि किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रखा गया है। तो 368 कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इन सारी चीज़ों को आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखें, कह रहा है कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय ने किस राज्य की पुलिस को वर्ष 2021 का प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया है? दोस्तों यह सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसकी साफ सुथरी छवि, उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी ईमानदारी होती है, उसकी डिवोशन होती है उस स्टेट पुलिस की, उसके बिहाफ पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह 8वां स्टेट है, ये हिमाचल प्रदेश, जिसे इस बार का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। अब उनकी वर्दी पर भी प्रेसिडेंट कलर नज़र आएगा। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को यह अवार्ड मिला है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ आप जा सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे यह कह रहा है कि 2021 में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित नहीं हुआ। भारतीय गणतंत्र के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है? दोस्तों हम आपको बता दें, इससे पूर्व 3 बार
1953 और हम आपको बता दें 1966 में कोई भी फॉरेन हेड नहीं आए थे भारत में। तो आप 3 बार इसे पूर्व कह सकते हैं कि नहीं आए थे। और एक बात और आपको बता दें कि पहला जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था भारत में, उसके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, वह जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो गेस्ट बने थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। और अभी तक यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के प्रतिनिधियों को 5-5 बार राष्ट्रीय आमंत्रण प्रदान किया गया है। तो इन सारी बातों से आप अवगत हो चुके होंगे। यहाँ पर जो जवाब हुआ वह 3 हुआ। और अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है इंटरनेट को बेसिक ह्यूमन राइट्स घोषित करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो आप जानते हैं केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर एक्सेस टू इंटरनेट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। केरला, जैसा कि आप जानते हैं, 100% लिटरेट स्टेट्स। और अब उसका नया जो एम है, इंटरनेट फॉर एवरी हाउस होल्ड एंड फ्री इंटरनेट फॉर एवरी पुअर हाउस होल्ड, यह पॉलिसी है केरला की। तो इस केरला के साथ आप जा सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे जो अब हिस्ट्री से शुरू हो जाएगा। और जैसा कि कई बार मैं आपसे कहता हूं कि सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाता है, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि यह परीक्षा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, लिहाजा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको नए नए प्रश्नों को खोजना है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन को खोजना है। इन किन प्रकार से प्रश्नों को भर देने से आपकी तैयारी नहीं हो सकती, और यह प्रयास मैं करता हूं। मैंने बताया आपसे बार बार कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता है, क्वालिटेटिव प्रश्न की आवश्यकता है, टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, नोट्स की आवश्यकता है, आप विदाउट हेजिटेशन हमसे जुड़ सकते हैं। बड़ी ही न्यूनतम राशि अदा करके वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है तो फिर आप यूट्यूब से भी बेनिफिटेड हो सकते हैं। यदा कदा यहाँ पर भी हम उपस्थित होते रहते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं वितस्ता है, सरस्वती है, पुष्करणी है, सिंधु है। हम आपको बता दें कि इसमें सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी के तौर पर, सबसे पवित्र नदी के तौर पर माना गया है। चूँकि यह टेस्ट सीरीज है इसलिए इसमें यथाशीघ्र आपको जवाब देना है, विद इन टाइम आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आप देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक को अमित्रघात, यानी विच रूलर इज आल्सो नोन एज अमित्रघात, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज? दोस्तों इसमें से किस को कहा गया है हम आपको बता दें। अगला प्रश्न आप देखें, 7वां प्रश्न, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से लिया है? दोस्तों यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने लिया है उपनिषद से। आपको बता दें महात्मा बुद्ध से अक्सर प्रश्न आते हैं, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में, इनको परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनगर में, इन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में इन्होंने घर जब छोड़ा था उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। तो ये सारी टर्म जितने भी हैं इनको भी आप अपने जहन में रखिएगा। लेकिन यह जो प्रश्न है इसका आंसर हुआ उपनिषद। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, जैसा कि अभी पहले मैंने कहा था कि किस शासक को अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता है? हम आपको बता दें कि यह उपाधि जो मिली है वह मिली है बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, जिसको अमित्रघात कहा गया है, जिसका अर्थ ही होता है शत्रुओं का वध करने वाला। तो अमित्रघात, बिंदुसार। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित हम्पी किस राजवंश की राजधानी थी? दोस्तों जब भी विजयनगर की बात आती है, जो हरिहर बुक्का की बात आती है, संगम वंश की बात आती है, साथ ही साथ कृष्णदेव राय की बात आती है और विशाल साम्राज्य की बात आती है। लेकिन यह साम्राज्य का अंत हुआ था 1565 में तालीकोटा के युद्ध में। इन सारी बातों से आप अवगत होंगे। तो विजयनगर के साथ आप जा सकते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी कर्नाटक, आज भी उसके अवशेष आपको कर्नाटक में मिल जाएंगे। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है 17
1782 ईस्वी में किसने संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में करी थी? आप इसका जवाब देते हुए चलिए। हम आपको बता दें कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन को जानने और समझने के लिए जोनाथन डंकन ने 1782 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना वाराणसी में करी थी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, एस्ट्रोनॉमी से है। सौरमंडल का एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? 4 ऑप्शन है, आप अपने ध्यान में जिसको रखें, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वह होगा फॉरवेस्टा। फॉरवेस्टा जो है वह एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको कि आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी सहारे के, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। कह रहा है किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से हु इज नोन एज सागर माथा? जैसा कि आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से संबोधित करते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा, जिसकी हाइट अभी मेजर की गई थी जो कि 2 मीटर बढ़ गई है 8,848 से 8,850। इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखिएगा। समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को। 13 क्वेश्चन है, द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पासेज। दोस्तों जो पूरे विश्व में एकमात्र महाद्वीप जो है और वह है अफ्रीका, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करते हैं, तो यह है और यह आपका अफ्रीका से है। इसके साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो यह स्थित है साल्सेट आइलैंड्स पर। जैसा कि जानते हैं आप, मुंबई को द्वीपों पर स्थित एक महानगर के तौर पर जाना जाता है। साल्सेट इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अकॉर्डिंगली 2045 तक। सी के साथ आप जा सकते हैं। सारे प्रश्न क्वालिटेटिव मैंने यहाँ आपके लिए रखे हैं। अगले प्रश्न को देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इस तरह के प्रश्न आपको, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको इस परीक्षा में वही सिलेबस होती है, वही सारी चीज़ होती है, लेकिन जो प्रश्न होते हैं वह यूनिक होते हैं, और यहाँ पर भी इस तरह के प्रश्नों को सम्मिलित करने का मैंने भी प्रयास किया है। इस प्रश्न को आप देखिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? दोस्तों यहाँ पर 4 अधिनियम आप देख रहे हैं, और इसमें पहली बार भारत में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हुआ। 1919 का जो शासन अधिनियम था उसमें यह अधिकार मिला। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, और भारत में पहली बार यह अधिकार दिया गया। और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे। इसको अपने जहन में निश्चित तौर पर रखिएगा। अगला प्रश्न भी आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न को भी मैंने चयनित किया है आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम वही रहता है लेकिन प्रश्नों का लेवल बदल जाता है। और इस प्रश्न को आप देखें, भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हम आपको बता दें कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप अवश्य रखिएगा। इस तरह के क्वालिटेटिव प्रश्नों से आप अवगत होते चलें, अपनी तैयारी को मजबूत करते चलें। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करें, और आप जब इस फील्ड में आ ही गए हैं तो आपको तो मजबूत करना ही करना है अपने आप को। अगला प्रश्न देखें, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। यह राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर है कि वह उसको माने या न माने, लेकिन वह परामर्श ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सही जवाब है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है, यह भी सही है। लेकिन जो सी है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यह गलत है, यह राज्यपाल के द्वारा होती है। जबकि अगला आप देख रहे हैं जिसमें कह रहा है कि संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324, 329 में निर्वाचन संबंधित उपबंध दिया गया है, यह सही है। तो इसमें सी आपका गलत स्टेटमेंट है। राज्यपाल के द्वारा राज्यसभा उसकी नियुक्ति होती है, राज्य लोकसभा के सदस्यों की। और अगला प्रश्न आप देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किसकी संस्कृति पर की गई थी। रिजर्व बैंक की बात जब भी आएगी, बैंकों के बैंक की बात आएगी, 1935 की बात आएगी। और आपको इसमें यह बता दें कि हिल्टन आयोग के संस्तुति पर 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह क्वेश्चन आपका है साइंस से। और साइंस के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आप देखेंगे। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मोशन ऑफ एन एरो फायर्ड फ्रॉम अ बो और ए बॉल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, यानी कि तोप से छोड़ा हुआ गोला या फिर बाण, धनुष से छूटा हुआ बाण किसके मोशंस को अनुसरण करता है। तो यह करता है दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन को, प्रक्षेप गति को। सी के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें यह जो चेंज हो रहा है उसकी बात की गई है कि किससे किस माध्यम में बदलता है। और यह प्रश्न कह रहा है 22वां कि इनमें से किसके माध्यम से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यह होता है माइक्रोफोन के माध्यम से। तो माइक्रोफोन के साथ आप जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप निश्चित तौर पर अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न इससे आते हैं। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे, आपको अपनी तैयारी को उस मुकम्मल स्तर पर रखना होगा, जिससे कि आप अपने को उसकी पकड़ बना सकें। और अगला प्रश्न आप देखें जो कह रहा है 23वां प्रश्न, और 23वें प्रश्न में आप दें बैरोमीटर का पाठ्यांक। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है। अब इसको यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन चारों में ये चीज़ें घटित होती हैं। ये सारी चीज़ें जब भी आप देखेंगे आंधी आने की संभावना होती है, या फिर यह कह रहा है कि वर्षा होने की संभावना होती है, दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे जो सही जवाब होगा वह होगा वर्षा होने की संभावना रहती है। लेकिन उसकी रीडिंग जब अचानक से नीचे गिर जाएगी दोस्तों, तो आंधी आने की संभावना रहेगी। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। इसको भी आप अपने जेहन में अवश्य रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर मिलते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, इमली में कह रहा है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, इमली में यहाँ पर जो सही जवाब होगा उसका वह होगा टार्ट्रिक एसिड। और इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं आपको, संतरे में तो साइट्रिक एसिड होगा, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होगा, नींबू में भी साइट्रिक एसिड होगा, तो अंगूर में भी टार्ट्रिक एसिड होगा। इन सारी चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको यूनिक प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देखें, मैंने जो संकलित किया है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण एक अनिवार्य प्रक्रिया है और यह सबसे अधिक लाल रंग में होती है और सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। इसको आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। ए इसका सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ते हुए आ गए हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे और इसका आंसर आपको बताते हैं।
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के प्रश्नों को आप देखें और यहाँ पर जो मैंने सवाल संकलित किया है आपके लिए, एक संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों को स्थान पर बदल दिया जाए तो नई संख्या की मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव निम्न से किससे विभाजित होगी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसमें अगर आप लेते हैं दहाई का अंक x है और इकाई का अंक अगर y है तो संख्या जैसा कि आप देख रहे हैं 10x + y, और उसको अंकों को अगर परिवर्तित करेंगे या स्थान को परिवर्तित करेंगे तो यह संख्या सदैव जो है 11 से डिवाइड होगी। 11 इसका सही जवाब होगा और इसके डिटेल्स आप देख लीजिएगा, इस सवाल में प्रोवाइड करूंगा या फिर हमारे जोड़े बच्चे हैं उसको तो बेनिफिटेड होते ही हैं, तो इसको भी देख लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, पैटर्न से अवगत होते चलिए। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। क्या अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 for 4 years at 10% per annum compound interest, how much interest will he say have to pay। दोस्तों इसको आप उसके फॉर्मूले से डिराइव करेंगे और इसको 1 + r/100 और n उसको करेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो उससे जो कैलकुलेशन प्राप्त करेंगे आप तो 4641 इसका आंसर आएगा। 4641 के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज है इसलिए इसमें बहुत समय हम नहीं दे सकते आपको। अगले प्रश्न को देखें, यह कह रहा है स्टूडेंट्स नीड एट लीस्ट 50% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट ऑब्टेन 50 मार्क्स विच वाज 50 less than the minimum marks required to pass. How many maximum marks will be there in the question paper। दोस्तों इसको आप x मान करके और x मल्टीप्लाई 50/100, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 200 के साथ आप जा सकते हैं। और 29th क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी घन की भुजा यानी कि द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन बाय हाउ मच विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो आप इसको प्राप्त करने के लिए आप मान सकते हैं कि घन की भुजा अगर x मीटर है तो घन का आयतन x³ घन मीटर होगा, और 100% बढ़ाने पर घन की भुजा जो है वह 2x मीटर हो जाएगी, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 800% आप इसका आंसर आपको फाइंड आउट होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस सीरीज की, और इस तरह की सीरीज लगातार मैं अपने बच्चों को उपलब्ध कराता रहा हूँ। आप भी चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपसे, बड़े क्वालिटेटिव क्वेश्चंस मैं चयन करता हूं। मैं क्वेश्चन को कम से कम रिपीट करने का प्रयास करता हूं जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यूपीएससी के दौरान भी, आमूलचूल परिवर्तन करने के दौरान भी मेरे प्रैक्टिस सेट से, मेरे टेस्ट सीरीज से, मेरे नोट से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले थे। ईश्वरी कृपा से यहाँ पर भी वही प्रयास किया गया है। तो इस प्रश्न को देखें, अंतिम प्रश्न है, यदि किसी आयत का परिमाप 76 और क्षेत्रफल 360 है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मानते हैं कि आयत की लंबाई a है और चौड़ाई b है तो 2a + b = 76 और a + b = 38, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे लास्टली इसका जो आंसर आएगा वो सबसे छोटी जो भुजा होगी वह c होगी, यानी कि 18 होगी। 18 के साथ आप जा सकते हैं। इसी के साथ 30 प्रश्नों की यह टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। आगे भी आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। अब इसको मैं सबमिट करता हूं और इसके आंसर को फाइंड आउट करता हूं। दोस्तों यहाँ पर मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिला है। हम आशा करेंगे कि जीएस के पेपर फर्स्ट में आपको भी इस तरह के मार्क्स मिले। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।